हाँ देखो हो जाएगा क्या होगा ये। अरे उसको बंद कर दिया। वो चलेगा। ये लोग अच्छी आलू भी है ना, आलू उतना आलू। यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। वेदांश स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे नेटवर्किंग कंसेप्ट्स की, जिसमें हमने आईपी, मैक और पोस्ट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी है। हम उसी से जुड़े हुए नेक्स्ट एंटिटी को पढ़ेंगे, जिससे मैं पोस्ट और ये जो नया टॉपिक है ये दोनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसका नाम है प्रोटोकॉल्स। लास्ट या स्टार्टिंग कुछ क्लासेस में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इन पांचों एंटिटीज का। तो हमने प्रोटोकॉल्स का भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। प्रोटोकॉल्स क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस। अब इनकी जरूरत क्या है, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल है? चैट में अपडेट कर देना एक बार। परफेक्ट। तो सर प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्या काम आता है? सर अगर आज आप किसी भी सोर्स से, किसी भी जगह से, एक जगह से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो चाहे आप कोई भी मोड ऑफ व्हीकल यूज ले रहे हो, चाहे आप टू व्हीलर के जरिए ट्रैवल कर रहे हो या फोर व्हीलर के जरिए ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप जिस भी मोड ऑफ व्हीकल के जरिए जा रहे होगे, आप रास्ते के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो जरूर करेंगे। अगर रेड लाइट है तो आप रुकेंगे, स्पीड लिमिट का ध्यान रखेंगे, सीट बेल्ट वेयर करेंगे, टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट वेयर करोगे। आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे। और क्यों रखोगे? ताकि सर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं नेटवर्किंग में, कि अगर आज एक मशीन किसी दूसरी मशीन को किसी भी तरीके का कोई मैसेज, कोई पैकेट, कुछ डेटा सेंड करती है, तो ताकि ये डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ पहुंचे, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स काम आता है। प्रोटोकॉल्स का ओवरऑल काम क्या है? प्रोटोकॉल्स का काम है किसी भी डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में अपने हिसाब से अरेंज करना। कहाँ क्या लिखा जाएगा, एक पैकेट में अरेंज करा। अरेंज करने के बाद ये देखना कि वो पैकेज सेफ्टी और सिक्योरिटी तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो डेटा को अरेंज करना, डेटा को सेंड करना, डेटा सेंड हुआ है नहीं हुआ ये कंफर्म करना, ये सारे काम, डेटा शेयरिंग का ये पूरा प्रोसेस प्रोटोकॉल्स मैनेज करते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी से अच्छी रह सके। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सिक्योर है, इनकी कोशिश है कि उसे बेटर बनाया जा सके। तो हमारे पास नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हर काम करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। एकदम से इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स रेगुलेशंस है। मैं एक बार के लिए आपके सामने सारे प्रोटोकॉल्स को लेकर आऊंगा, केवल इसलिए ताकि आप उनके नाम से फेमिलियर हो जाओ। जस्ट गिव मी सेकेंड। सो मैं क्या करूंगा, आपके सामने कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लाऊंगा ताकि आप उन्हें देख के फेमिलियर हो जाओ, और आगे जब उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आते जाए तो आप उनको डिटेल में समझते चले जाओगे अलग अलग तरीकों से, है ना। आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सीखने का प्रोटोकॉल्स को। हमारे पास प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे समझने के लिए, ये तो इसकी डेफिनेशन है। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जो बता रहे हैं डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट करा जाएगा। डिवाइस कम्युनिकेशन यानी बातचीत में ये काम आते हैं। अब हमारे पास है टीसीपी आईपी का मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आइडिया दे रहा हूँ। सर जब आप नेटवर्किंग में बातचीत करते हो, तो आपकी मशीन से जब एक मैसेज सेंड करा जाता है और वो अपने रिसीवर तक पहुंचता है, अपनी डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचता है, तो उसका एक फ्लो है कि पहले वो एक हार्डवेयर डिवाइस के जरिए भेजा जाएगा, फिर हार्डवेयर डिवाइस के जरिए रिसीव करा जाएगा। हार्डवेयर से ये पता लगाया जाएगा कि भाई ये किसको देना है, एड्रेस डिफाइन करे जाएंगे। उस मशीन तक जाएगा तो उसका सॉफ्टवेयर उसे रीड करेगा, उसे ड्राफ्ट करेगा। एक पूरा प्रोसेस है। एक मैसेज को भेज के देखने लायक बनाने तक में पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करने के लिए मार्केट में ओएसआई टीसीपी ओएसआई मॉडल को लेकर आया गया। एक ओएसआई मॉडल है जो आपको ये समझाता है कि आप नेटवर्किंग में असल में बात करते कैसे हो, बातचीत करने का फ्लो क्या है, स्टैंडर्ड तरीका क्या है। ओएसआई मॉडल को जब इम्प्लीमेंट करा गया, यूज लेकर देखा गया, तो देखा कि सर इसमें तो चेंजेस की जरूरत है ना। जब इसको रियल लाइफ में देखा गया तो इसके फ्लो में थोड़े बहुत चेंजेस दिखे।
तो इसे अपडेट करके टीसीपी आईपी मॉडल को लेकर आया गया। ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि आप बातचीत कैसे करते हो, है ना। डाउन टू अप हमेशा बातचीत होती है। यानी सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर आएगी जो इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करा जाता है। फिर इंटरनेट लेयर आएगी जो सिस्टम्स के एड्रेसेस को डिफाइन करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी जो कनेक्शन बना देती है। और एप्लीकेशन लेयर में बातचीत, डेटा शेयर होता है। तो एक फ्लो है बातचीत करने का। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन हमें प्रोटोकॉल्स के नाम से फैमिलियर भी होना था। तो हमने क्या करा, हर एक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो लिख दिया। भाई नेटवर्क लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल काम आते हैं? इथरनेट, ट्रिपल पी, एडीएसएल्स। अभी इथरनेट को देख के हम जल्दी समझ पाएंगे। क्या आप सभी ने इथरनेट कनेक्शन का नाम सुना है? केबल कनेक्शन, ब्रॉडबैंड से जो इथरनेट केबल कनेक्ट करके हम इंटरनेट चलाते हैं, वो किसको डिफाइन कर रहा है? हार्डवेयर कनेक्शन को, जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्क एक्सेस के अंदर ये प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। फिर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हमारे पास है आईपी, जिसका फुल फॉर्म हमें पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये भी एक प्रोटोकॉल है। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इन सबका काम धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन अब आपको उनके नाम से थोड़ा फेमिलियर होना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें यूज हो रहे हैं टीसीपी और यूडीपी। और ये दो प्रोटोकॉल्स अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा काम के प्रोटोकॉल है। इन प्रोटोकॉल्स को कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट, अगर आज पूरी नेटवर्किंग में किसी भी मशीन को किसी भी मशीन से बातचीत करनी है, तो पहले इन दोनों की मदद से कनेक्शन बनेगा, फिर ही बातचीत होगी। किसी को भी बातचीत करनी है, ये तो वहां यूज होंगे ही होंगे। इसलिए कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इनके बिना बातचीत नहीं हो रही। हमने कहा ठीक है। और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? टीसीपी का। टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज सबसे ज्यादा लिया जाता है किसी भी तरीके की बातचीत में, कम्युनिकेशन में। हमने कहा ठीक है। फिर एप्लीकेशन लेयर आया, जिसमें मेरे पास टेलनेट है, एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी 3 है जो मेलिंग को मैनेज करता है, एसएमटीपी का साथी है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनटीपी, नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या एक और एनटीपी, उसका मतलब भी कुछ और होगा, डिफाइन छोड़ा, भी याद आएगा जब बता दूंगा। एचटीटीपी है, एसएनएमपी है, डीएनएस है, एसएसएच है। ये सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। हमने सारे प्रोटोकॉल्स के नाम देखे। नो डाउट हमें इसमें से समझ शायद कोई भी ना आया हो, ऐसा मान लेते हैं। हम, ऐसा आईपी का पता है, इथरनेट का पता है, बट हमारे तो कोई समझ नहीं आया। बस नाम से अभी हम फेमिलियर हो गए। धीरे धीरे हम इनको पढ़ते जाएंगे और इनके बारे में और डिटेल में समझते जाएंगे। जैसे जैसे इन्हें यूज लेंगे या इन पर अटैक करेंगे, ये और समझ आ जाएंगे हमें। अभी हमें समझना है टीसीपी यूडीपी को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, स्पेशली टीसीपी को। टीसीपी क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें टीसीपी के फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों से मिलना पड़ेगा। असल में टीसीपी तो एक प्रोटोकॉल है, काम करने के लिए कुछ फंक्शंस का यूज लेगा, है ना। तो टीसीपी नेटवर्किंग में जब भी बातचीत करता है तो उसकी मदद करते हैं उसके ये 6 फ्लैग्स। इन फ्रेंड्स को, मतलब ये फ्लैग्स हैं, मैं लोकल टर्म्स में या नॉर्मल टर्म्स में ताकि समझ आ जाए, फ्रेंड्स कह रहा हूँ। टीसीपी के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं। और असल में जब हम नेटवर्किंग को और डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो टोटल 8 फ्लैग्स हैं, है ना। बट फिर भी सब जगह नेटवर्किंग में ज्यादातर ये 6 फ्लैग्स काम आते हैं, तो इन्हीं को डिफाइन करा गया है। ये 6 फ्लैग्स टीसीपी के वो साथी हैं, वो दोस्त हैं, जो उसको ओवरऑल सारा कम्युनिकेशन, सारी बातचीत करने में मदद करते हैं। देखते हैं कौन सा फ्लैग क्या सपोर्ट दे रहा है, क्या मदद कर रहा है। सबसे पहले फ्लैग का नाम है यूआरजी, स्टैंड्स फॉर अर्जेंट। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं यूजर ए है और यूजर बी है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर ए कोई ना कोई पैकेट भेज रहा है, यूजर बी उस पर काम कर रहा है, जो भी रिजल्ट है वो वापस भेज दे रहा है। इस तरीके से दोनों में बातचीत चल रही है। एकदम से यूजर ए के पास एक ऐसा टास्क आया जिसका सॉल्यूशन उसे अभी के अभी चाहिए, बहुत प्रायोरिटी पे चाहिए। तो यूजर ये क्या करेगा, उस पैकेट में यूआरजी फ्लैग को भेज देगा। यूआरजी फ्लैग का मतलब है कि हम यूजर बी को कह रहे हैं कि भाई ये जो काम है, ये आप सबसे पहले करो, अपने सारे काम रोक दो। इस टास्क की प्रायोरिटीज हाई है, पहले इसको करो फिर बाकी सारे काम करना। तो वो अपने सारे काम रोक के, सारे टास्क रोक के पहले इस काम को पूरा करेगा अर्जेंट बेसिस पे। फिर वो अपने काम बाकी के मैनेज करने लग जाएगा। तो यूआरजी फ्लैग किसी टास्क की प्रायोरिटीज हाई है ये बताने में काम आता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मैं आप सभी को कहूं कि अभी के अभी चैट में यस लिख के एंटर प्रेस करो, सब लोग, सब आप सब अभी के अभी चैट में यस लिख के एंटर प्रेस करो। मैंने आपको कहा कि चैट में यस लिखो और उसके साथ में ह्यूमन लैंग्वेज का एक कीवर्ड यूज लिया, जिसमें मैंने बोला कि अभी के अभी इस काम को करो। तो आपने सारे काम छोड़ा, आपने जो भी कंसंट्रेशन फोकस था सब हटाया, आपने सीधा चैट में गए यस लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कीवर्ड यूज लिया अभी के अभी, जो टास्क की प्रायोरिटी को हाई बता रहा है कि ये पहले होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जब नेटवर्किंग में बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जिसकी प्रायोरिटीज हाई है, जिसको अभी के अभी मतलब उसको इंस्टेंट रिजॉल्व करना है, इंस्टेंट उसका काम होना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटीज हाई है, वहां पे यूआरजी फ्लैग यूज लिया जाता है। क्लियर है, सभी को समझ आया? टीसीपी वहां पे यूआरजी फ्लैग को यूज लेता है। फिर मेरे पास आया फिन फ्लैग। अब फिन फ्लैग क्या है? ये दोस्त क्या कर रहा है, इसका नाम फिनिश है। इसकी डेफिनेशन बता रही है देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये यूजर ए है, इसके पास एक मोबाइल है, और एक यूजर बी है, इसके पास एक मोबाइल है, ठीक है। दोनों में यूजर ए के पास एक बहुत लेटेस्ट मूवी पड़ी है, कोई मार्केट में कोई नई मूवी आई है, वो यूजर ए के पास पड़ी है। ये मूवी यूजर बी को भी चाहिए। तो जब भी ऐसी फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो हम ज्यादातर ये फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, जैसे जेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, अलग अलग टूल्स का यूज लेते हैं। मान लेते हैं ये दोनों यूजर्स जेंडर टूल के जरिए फाइल शेयर कर रहे हैं, दोनों ने बैठ के कनेक्शन बनाया, वाईफाई कनेक्ट करा, दोनों मशीन्स को पास में रखा और फाइल शेयरिंग चालू करी। अगर ये फाइल 100% ट्रांसफर हो जाती है, हम सब ने फाइल शेयरिंग करते हुए चीजें तो करी होगी, है ना, वाईफाई हॉटस्पॉट एक्टिवेट होता है, फिर दोनों डिवाइसेस को हम पास सकते हैं ताकि स्पीड अच्छी आए। अब ये बताओ, अगर फाइल 100% ट्रांसफर हो चुकी है, पूरा कनेक्शन हो गया, पूरा फाइल ट्रांसफर हो गया, तो क्या उसके बाद भी आप दोनों डिवाइसेस के कनेक्शन को बना के रखोगे? नहीं। जब डेटा ट्रांसफर हो चुका है तब हम कनेक्शन तोड़ देंगे। तो आप वही चीज यहाँ पे करते हो, आप क्या करोगे? अगर कनेक्शन हो गया है तो आप फिन फ्लैग की मदद से कनेक्शन तोड़ोगे। नेटवर्किंग में जब टीसीपी बातचीत करता है, उसका डेटा शेयरिंग हो जाता है, सारा काम हो चुका है, कनेक्शन तोड़ना है, तो वो फिन फ्लैग के जरिए बात कहता है कि भाई कनेक्शन तोड़ दो। क्लियर? देन हमारे पास आया आरएसटी फ्लैग, स्टैंड्स फॉर रीसेट। इसकी डेफिनेशन कह रही है रीसेट अ कनेक्शन। रीसेट अ कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सारा सेटिंग्स डिलीट हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, नहीं। इसका ये कहना है कि सर दो मशीन आपस में बातचीत कर रही है, अगर किसी भी रीजन से डेटा स्लो ट्रांसफर हो रहा है, नेटवर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या डेटा आ ही नहीं रहा है, या कोई भी तरीके का एरर आ रहा है, अगर दो मशीन्स के बात करते हुए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या एरर फेस करने को मिल रही है, तो आप क्या करो, उस कनेक्शन को तोड़ के फिर से बना दो। ये आरएसटी फ्लैग काम कर रहा है। भाई देखा जाए तो हमारा आईटी का बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है, कोई भी चीज दिक्कत दे रही है उसे बंद करके चालू कर दो, यानी रिबूट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, आधे से ज्यादा इश्यूज ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती है। ये भी वही कह रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन अच्छे से नहीं बन रहा, उसे तोड़ो, फिर से नया कनेक्शन बना दो, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये आरएसटी का काम है। क्लियर है? देन हमारे पास आता है पीएसएच फ्लैग, स्टैंड्स फॉर पुश। चैट में रिस्पॉन्ड करते रहना सब लोग। पीएसएच का मतलब फुल फॉर्म है पुश, और इसकी डेफिनेशन कैरी है सैंड्स ऑल बफर डेटा इमीडिएटली। अब हम एक एग्जांपल को फिर से रिकॉल करते हैं। सर अगेन यूजर ए है और यूजर बी है। यूजर ए के पास इस बार मार्केट में कोई न्यू गेम आया है, मोबाइल गेम, वो पड़ा है, ठीक है। यूजर बी ने कहा मुझे भी शेयर करो। इन लोगों ने जेंडर या किसी भी टूल के जरिए कनेक्शन बनाया, फाइल शेयरिंग चालू करी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फाइल ट्रांसफर 99% हुआ और उतने में दोनों में से कोई भी यूजर डिस्कनेक्ट हुआ, यूजर ए बोल रहा है मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो क्या ये फाइल जो 99% ट्रांसफर हो चुकी है यूजर बी के काम आएगी? नहीं आएगी, करप्ट हो जाएगी, है ना। ट्रांसफर 100% ही होना चाहिए। तो ऐसा होने पे तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो आप देखोगे अक्सर ऐसा होता होगा, आप लोगों ने भी फेस करा होगा कि जब ये कनेक्शन तोड़ने जाएगा तो फिर यूजर बी की तरफ से पॉपअप आएगा कि नहीं अभी तो डेटा ट्रांसफर बाकी है। पहले आप कंप्लीट करो डेटा ट्रांसफर, फिर आप कनेक्शन तोड़ देना। नेटवर्किंग में वो काम पुश फ्लैग कर रहा है। जब टीसीपी बातचीत करता है ना, तो पुश वो करता है कि जब सामने वाला मशीन कहता है मुझे कनेक्शन तोड़ना है और देखा जाता है कि डेटा तो अभी भी बाकी है, तो पुश फ्लैग भेजा जाता है जो कहता है कि भाई पहले जो भी बफर डेटा बच गया है वो आप सेंड करो, फिर कनेक्शन टूटेगा। गॉट इट? क्लियर है? देन हमारे पास आता है एसी के फ्लैग, स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। बहुत
नॉर्मल सा फ्लैग है, बहुत इजी सा वर्क है इसका। इसकी डेफिनेशन कह रही है एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ अ पैकेट। इसका ये कहना है कि चाहे आप इनमें से कोई भी फ्लैग, कोई भी पैकेट, अगर यूजर ए ने यूजर बी को कोई भी मैसेज भेजा है, तो यूजर ए को ये बात कैसे पता पड़ेगी कि मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पैकेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसका फ्लैग पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बात कैसे पता पड़ेगी? कोई तो तरीका होना चाहिए। तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग काम आता है। सर अगर आपने इनमें से कोई भी फ्लैग सामने सेंड करा और वो फ्लैग पहुंच चुका है, एक सेकेंड, हाँ, और वो फ्लैग पहुंच चुका है, तो उसके बदले में सामने वाली मशीन जो है वो आपको एसी के फ्लैग सेंड करेगी, जिसका मतलब उसका ये कहना है कि आपका पैकेट मुझे मिल चुका है। तो जब भी आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आपको रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिलेगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई मेरा पैकेट पहुंच चुका है। क्लियर हुआ? डेटा रास्ते में रह गया है सॉर्ट ऑफ आकाश, है ना, उसे वैसे ही समझना भी, वरना डिफिकल्ट चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट इवन, इस रेंज का सबसे पहला फ्लैग है ये, जिसको हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, इस फ्लो का, इस बातचीत का सबसे पहला फ्लैग है सिन फ्लैग। इसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज। इसकी डेफिनेशन कह रही है इनिशिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। जब भी दो मशीन्स आपस में बात करना चाहती है, तो पहले उन्हें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर डेटा शेयरिंग चालू होगी। और कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला पैकेट जो भेजा जाएगा ना, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला पैकेट जो भेजा जाएगा वो सिन फ्लैग ही है। सिन फ्लैग जैसे ही सामने मशीन पे पहुंचता है, उसे पता पड़ जाता है कि यूजर ए है, यूजर बी से बात करना चाहता है। अगर ये भी बात करने में कंफर्टेबल है तो आगे बातचीत होगी। तो कनेक्शन बनाने के लिए इनिशिएट किस फ्लैग से करा जा रहा है? सिन फ्लैग से, कि सर हम बात करना चाहते हैं। अभी हमने टीसीपी के 6 फ्लैग्स के बारे में पढ़ा। हमें ये देखना है कि ये टीसीपी को मदद कैसे कर रहे हैं। सबका काम तो समझ आ गया, बट इनका फ्लो क्या है, कौन टीसीपी को कहाँ पे और कैसे हेल्प कर रहा है नेटवर्किंग में बात करने के लिए, वो हमें समझना है। इसे समझने के लिए हम पहले हमारे व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। ध्यान देना सब लोग अब यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, इन सब जगहों पे यही चीज काम आएगी। तो सर जो टीसीपी है, एक प्रोटोकॉल जिसकी मदद से कोई भी डिवाइस आपस में बात कर पाता है। लेकिन बात करने के कुछ बहुत बेसिक रूल है। रूल क्या है? बहुत लॉजिकल रूल है। एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आप में से किसी भी एक के पास, फॉर एग्जांपल मैं संदीप के पास गया, अभी हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं। अगर मैं रैंडमली संदीप के पास जाऊं और उनको जाके सीधा कहूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं, तो क्या संदीप अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे देंगे? नहीं, है ना? एक रैंडम पर्सन कोई भी हमारे पास आएगा और हमसे कहेगा मैं मुझे आपके कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं संदीप के पास जाऊं, उनसे हाथ मिलाऊं, कनेक्शन बनाऊं, अपना इंट्रोडक्शन दूं, उनसे बातचीत करूं, जिससे कनेक्शन बन जाएगा, है ना? हाथ मिलाने का मतलब हमेशा ये एक सिंबल होता है, हैंडशेक करना हमेशा एक सिंबल होता है, कनेक्शन इनिशिएट करना, कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को चालू करना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, उनके बारे में जानता हूं, और उसके बाद उनसे कहता हूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल सकते हैं, तो क्या संदीप मुझे अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर्स देंगे? डेफिनेटली देंगे, है ना? तो ये जो प्रोसेस है, इसने बेसिक चीज सिखाई कि सर ऐसे ही नहीं हो सकता कि एक मशीन ने बोला दूसरी मशीन को कि मुझे ये डेटा दो और वो डेटा दे देगी। नहीं, पहले इन दोनों में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनने के बाद यहाँ पे डेटा शेयर होता है। तो वही काम टीसीपी मैनेज कर रहा है। टीसीपी अपना कनेक्शन बनाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज लेता है, उसे कहा जाता है 3 वे हैंडशेक। जैसा मैंने कहा, ये हैंडशेक वर्ड आपको जहां भी देखने को मिले, ये एक सिंबल है डिफाइन करने का कि कनेक्शन बनाया जा रहा है। हाँ, ये डिफाइन करता है कनेक्शन इनिशिएशन को, कनेक्शन इनिशिएट करने के प्रोसेस को। तो टीसीपी 3 स्टेप्स के जरिए कनेक्शन बनाता है, ऐसा ये कह रहा है। क्या मतलब है? तो मान लेते हैं हमारे पास यूजर ए है, वो कह रहा है मुझे यूजर बी से बात करनी है, तो टीसीपी इसमें कैसे बातचीत कराएगा? यूजर ए यूजर बी को सबसे पहले एक पैकेट भेजेगा। कौन सा पैकेट? सर सिंथ पैकेट।
इसका मतलब यूजर ए यूजर बी को कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूं। आप देखोगे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यानी एक रास्ता है, एक पोर्ट है। तो सिस्टम बी के पोर्ट 21 पे, एग्जांपल के तौर पे सिस्टम बी के पोर्ट 21 पे मैंने सिंक पैकेट भेजा, यानी यूजर ए यूजर बी को कह रहा है कि भाई आपकी पोर्ट 21 से मैं बात करना चाहता हूं। अब पोर्ट का रूल क्या कहता है, जिस भी रास्ते पे पैकेट भेजोगे उसका ओपन होना जरूरी है, वहां एक रिसीवर होना जरूरी है। तो अगर यूजर बी के पोर्ट 21 ओपन होती, अगर यूजर बी की मशीन में पोर्ट 21 होती तो ये पैकेट उसे मिल जाता। तो वो बदले में रिप्लाई क्या देता, तो वो रिप्लाई देता सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। क्या मतलब, सर आपने एक पैकेट भेजा सिन फ्लैग, आपने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पोर्ट 21 पे। अगर उसे पैकेट रिसीव हो गया तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग तो उसे भेजना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ना। उसको पैकेट रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट तो भेजेगा भेजेगा ही भेजेगा। साथ में उसने भी एक सिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब यूजर भी कह रहा है कि हाँ मैं भी कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, मेरी पोर्ट 21 ओपन है, आपका पैकेट मुझे मिल गया और मैं भी बात करना चाहता हूँ। तो सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के जरिए इसने हमें कंफर्म कर दिया कि हाँ ये भी कनेक्शन बनाना चाहता है। अब मुझे एक पैकेट रिसीव हुआ है, सेंड पैकेट, तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइनली एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजूंगा कि ठीक है आपका पैकेट मुझे मिल गया, और अब हमारे बीच में कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन बन चुका है यानी अब यहाँ पे जितना भी डेटा हम दोनों को शेयर करना है हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक रास्ता कनेक्शन बन चुका है, एक टनल बन चुकी है डेटा शेयरिंग के लिए। तो इसका मतलब स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन तीन स्टेप्स को परफॉर्म करके एक कनेक्शन क्रिएट करा गया। इसलिए टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, टीसीपी के कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को थ्री वे हैंडशेक के जरिए फॉलो करा जाता है, ऐसा कहा कहते हैं। क्या ये बात सभी को समझ आई, अच्छे से क्लियर हुई सभी को? तो इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीपीटी के जरिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड का नाम बिल है, एक फ्रेंड का नाम शीला है। दोनों आपस में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं सिस्टम्स के जरिए। तो बिल ने क्या करा, सबसे पहले एक सिन फ्लैग भेजा। क्या भेजा, केवल एक सिन फ्लैग। जिसका मतलब बिल शीला को कह रहा है कि मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे, मान लो गली नंबर 21 पे पैकेट भेजा, है ना। तो बिल ने शीला को बोला कि भाई मैं आपसे पोर्ट 21 पे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, क्या आपकी ये पोर्ट ओपन है? अगर शीला की पोर्ट 21 ओपन है तो वो रिप्लाई देगी, क्या रिप्लाई देगी, सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट तो इसलिए भेजा कि आपका पैकेट रिसीव हो चुका है, और सिन का मतलब कि हाँ मेरी पोर्ट 21 ओपन है, हम बात कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। तो जब ये सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इसने भेजा, इसको एक नया फ्लैग मिला है सिन फ्लैग, तो उसके बदले में इसने एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा। तीन स्टेप्स हुए, कनेक्शन बन गया, अब इनके बीच में जो भी डेटा शेयरिंग है वो हो सकती है। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे एस ई क्यू क्यू लिखा हुआ है, सीक्वेंस क्यू लिखा हुआ है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एस ई क्यू का मतलब है सीक्वेंस, और सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आज आपको एक बार हाई मैसेज भेजा, फिर एक और बार भेजा, फिर एक और बार भेजा, और फिर एक और बार भेजा, इसका मतलब मैंने आपको टोटल कितनी बार हाई मैसेज सेंड करा है? संदीप का तो रिप्लाई बिल्कुल ही अलग है, 3 बार भेजा है। मैं वापस बता देता हूँ, मैंने पहली बार हाई मैसेज भेजा, मैंने फिर से हाई मैसेज भेजा, फिर से हाई मैसेज भेजा, और फिर से हाई मैसेज भेजा। मैंने आपको टोटल कितनी बार हाई मैसेज भेजा है? 4 बार भेजा है, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे रैंडमली ये सब ना लिख के बस ऐसे ही लिख देता कि मैंने हाई मैसेज भेजा है, तो क्या आप बता सकते हो ये कौन से नंबर का हाई मैसेज है? नहीं, उस वक्त तो सारा डेटा लिखा हुआ था तो आपने काउंट कर लिया। असल में जब आप नेटवर्किंग में फ्लैग्स भी भेजते हो तो ये कैसे पता पड़ेगा ये कौन से नंबर का फ्लैग है, कितनी बार आप भेज चुके हो पहले और अब कौन से नंबर का फ्लैग भेज रहे हो? इसलिए उसके साथ सीक्वेंस यूज लिया जाता है, जो बताता है कि ये कौन से नंबर का फ्लैग है, उसकी काउंटिंग क्या है। क्लियर है? तो सीक्वेंस कुछ नहीं, ये सीक्वेंस इसी के जो हैश लिखा है ना, ये केवल काउंटिंग है कि कौन से नंबर का फ्लैग है। गॉट इट? परफेक्ट। तो इन शॉर्ट हमने कनेक्शन बना दिया ताकि हमारी बातचीत स्टार्ट हो सके, हमने कनेक्शन बनाया, बातचीत चालू हुई।
डेटा शेयरिंग जो करना था हमने कर लिया, अब क्या करेंगे आगे? यस आकाश? सर मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे तो सीक्वेंस नंबर चेंज हो गया ना फिर, जब वापस से एक्नॉलेजमेंट आया उसका। चेंज है ना? हाँ। नहीं नहीं सर, सीक्वेंस नंबर वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 142 हो गया फिर। हाँ, अब देखो, यहां तो इसने डेमो के तौर पे लिख दिया, इनने डेमो के तौर पे रैंडमली डेटा लिख दिया, है ना? इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि सर ये आपने, मतलब ये हमें ये नहीं बताना चाहते थे कि सर आपने ये 10th नंबर पे भेजा है, ये 11th नंबर पे, ये 12th है, बिल्कुल बराबर बात हो रही है, वैसे नहीं। ये बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि सीक्वेंस नाम का आपको ऐसे देखने को मिल सकता है जो बता रहा है कि कौन से नंबर का पैकेट है। अब यहाँ पे हो सकता है कि सर ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये कई बार पहले भी भेज चुका है, पहले भी कम्युनिकेशन हो चुका है, यानी आपको ये एकदम वैसे फ्लो में यहाँ भी दिखे, ये फिजिबल नहीं है ना? हो सकता है नेटवर्किंग में कोई और भी बातचीत करो तो वहां भी शायद फिजिबल ना हो पाए। इससे बस आइडिया लग जाता है कि आपके फ्लैग कौन से नंबर का काउंट हो चुका है, जो भी एक फ्लैग रिप्लाई में आएगा। क्लियर? इसने डेमो के तौर पे डेटा लिखा है जो एक्यूरेट नहीं है। यस सनम? सर मतलब पोर्ट्स तो हमेशा बंद रहता है ना? मतलब अगर इधर से नहीं, अगर सिम पैकेट भेजा है तो वो उधर तो पोर्ट्स तो बंद है ना, तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो एक्चुअली ये तो। बात सच नहीं है कि पोर्ट्स हमेशा बंद रहती है, पोर्ट्स ओपन रहती है, लेकिन सर लेकिन एन एन मैप में अगर स्कैन करते हैं तो उधर तो दिखाता है कि ये पोर्ट्स ओपन है, ये क्लोज है। तो फिर उसको पता हाँ, कैसे चलेगा कि उधर से सिम पैकेट आ रहा है? समझा? अब वो लेकिन वाली बात बताता हूँ, पोर्ट्स ओपन रहती है, लेकिन अगर पोर्ट बंद है तो बात होगी ही नहीं। यानी अगर मैंने सिम फ्लैग भेजा, पोर्ट 21 अगर बंद थी, तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, पोर्ट बंद है, बातचीत होगी नहीं। तो ऐसा तो क्लियर है? बातचीत होगा नहीं, क्योंकि हमेशा तो बंद ही रहता है ना, उसको पता कैसे चलेगा कि वो नहीं, मतलब वो बात अगर करना चाहता सोचो है? हमेशा बंद ही रहता, अगर हमेशा बंद ही रहता, तो फिर हम तो कभी बात कर ही नहीं पाते। वो चालू कब होता है? जब उसकी मशीन में वो सॉफ्टवेयर चालू होता है। जैसे मैंने जूम का एग्जांपल लिया था, क्या जूम जिस भी मशीन में चालू होगा, क्या वहां पे पोर्ट 8080 ओपन होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, होगा होगा। होगा ना? तो हाँ वैसे ही अगर मैंने अपनी मशीन में, अभी आपको सॉफ्टवेयर के नाम, नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर के नाम तो नहीं पता है, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, बट मान लो अगर मैंने अपनी मशीन में एचटीटीपी चालू करा, तो क्या मेरी मशीन का पोर्ट 80 ओपन होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। तो बस, अगर पोर्ट 80 ओपन होगा तो बातचीत होगी, नहीं है तो बातचीत नहीं होगी। मतलब सर अगर मैं आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो मेरा मतलब व्हाट्सएप का पोर्ट्स ओपन है, आपका व्हाट्सएप का पोर्ट्स बंद है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मैंने व्हाट्सएप पे मतलब वो ओके, मैसेज दिया तो? व्हाट्सएप जैसे टूल बैकग्राउंड में चलते रहते हैं हमेशा, पता है ना आपको? व्हाट्सएप बैकग्राउंड में चलता है, इसलिए जब भी कोई मैसेज भेजता है सीधा पॉपअप आ जाता है। नहीं, पता नहीं था मतलब। नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। ऑल्दो एक इनमें गैप है जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हमारे पास है ना 3 टर्म्स है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि माइंड में बहुत सारे डाउट्स ना आए। हमारे पास बातचीत करने में 3 फ्लो है फिलहाल। क्या क्या है बताता हूँ। सबसे पहला आता है पोर्ट नंबर, मान लो पोर्ट 80, फिर आएगा सर्विस, जैसे कि HTTP, यानी प्रोटोकॉल, है ना? फिर आता है सॉफ्टवेयर, जैसे अपाचे 2। तो मैंने मेरी मशीन में जब अपाचे 2 सॉफ्टवेयर को चालू करा, उसने एक सर्विस को चालू करा, उसने एक पोर्ट को चालू करा, ये बातचीत करने का, ये मशीन का फ्लो रहता है। तो जब मैंने मेरी मशीन में व्हाट्सएप भी चालू करा ना, तो वो किसी सर्विस को यूज लेगा, किसी प्रोटोकॉल को, बातचीत करने का कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई भी हो सकता है, HTTP हो सकता है, SSH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसने एक सर्विस को चालू करा और उसने बोला कि ठीक है मैं इस पोर्ट पे बातचीत करूंगी, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग करी गई होगी। तो ये ऐसे काम करता है। क्लियर है? वो मतलब मतलब जब डाटा ऑन होता है तो मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो पोर्ट्स ओपन हो जाता है। आ, डेटा नहीं भी चलता तो भी वैसे तो रहता है पोर्ट ओपन, बट हाँ अभी आप ऐसा मान सकते हो कि जब डेटा ऑन है तब पोर्ट ओपन है, लेकिन ध्यान रखना, डेटा ऑन नहीं भी होता तो भी पोर्ट ओपन रहता है, सॉफ्टवेयर चालू है यानी पोर्ट ओपन है। ओके सर, ओके सर। ठीक है। यस अशफाक? सर वो वाला चीज एक और बार समझा दीजिए। वो एसी क्यू में जो 10 नंबर है इधर, और इसके बाद इधर 142 हो गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे फोन आ गया था मेरा, सुना नहीं मैंने। अच्छा, ये इस मतलब ये मैं बता रहा था कि हमने रैंडम डेटा लिखा है। जब ये डायग्राम बनाया गया तो उसको ऐसे सोच के नहीं लिखा कह रहे 101 पैकेट आ गया लिख दो। उन्होंने रैंडम बताया कि ये लोग बताते हैं कि भाई पैकेट का सीक्वेंस क्या है, इसको मैच करने के हिसाब से नहीं लिखा डेटा। ओके सर, ठीक है ठीक है। गॉट इट?
यस सर ठीक है। अब कनेक्शन बन गया, बातचीत चालू हो गई, डेटा शेयरिंग कंप्लीट हो गया, तो क्या मुझे कनेक्शन तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही, लास्ट मैसेज जो आपने भेजा। हाँ, तोड़ना चाहिए। तो कनेक्शन तोड़ा कैसे जाए, टीसीपी किसी कनेक्शन को तोड़ता कैसे है? हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं कैसे तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे बिल है और शीला है, क्योंकि कनेक्शन बन चुका था दोनों में, अब डेटा शेयरिंग भी पूरी हो गई है, कनेक्शन तोड़ना है, तो बिल ने सबसे पहला फ्लैग कौन सा भेजा? फिन फ्लैग। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना और समझना सब लोग। बिल ने फिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे एंड पे डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है और मैं कनेक्शन तोड़ना चाहता हूं। इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, मेरे एंड पे डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, मैं कनेक्शन तोड़ना चाहता हूं। शीला ने क्या करा? शीला ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे एक पैकेट भेजा है, उसके बदले में उसने केवल एक फ्लैग भेजा पहले। क्या करा? एक फ्लैग भेजा, विच इज एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। यानी शीला ने बिल को बस इतना कहा कि ठीक है, कनेक्शन तोड़ने की आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मुझ तक पहुंच चुकी है। उसने ये नहीं कहा कि आप कनेक्शन तोड़ सकते हो, ये भी नहीं कहा कि कनेक्शन नहीं तोड़ सकते। उसने उसकी बात पे कोई रिप्लाई नहीं दिया है, बस इतना कहा है कि आपका मैसेज मुझ तक पहुंच चुका है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजा। करेक्ट। फिर यहाँ पे एक गैप लिया, इस गैप में शीला ने प्रोसेस करा, देखा कि भाई सारा डेटा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वो उसने देख लिया कि हाँ भाई सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है, तब जाके शीला ने एक फिन फ्लैग भेजा। उसने कहा ठीक है, मैंने भी सारा डेटा रिसीव कर दिया है, मेरे एंड पे भी कनेक्शन तोड़ा जा सकता है। तो अब इसने क्या करा? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा कि ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट, आपके एंड पे भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया है, फिन फ्लैग आपका मुझ तक पहुंच चुका है, और अब हमारे बीच का कनेक्शन टूट चुका है, अब हमारे बीच में डेटा शेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी जब तक वापस कनेक्शन ना बने। क्या ये बात सभी को समझ आई, कनेक्शन कैसे तोड़ा गया टीसीपी के अंदर? सैयद, वो थोड़ा सा डिफरेंट केस आ जाएगा। वो एक्चुअली रेडियो फ्रिक्वेंसीज के जरिए कम्युनिकेशन होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रेट। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो मेरे मन में एक डाउट है ना? इट मीन सर वो क्लोज का एक्नॉलेजमेंट करेगा। ये क्वेश्चन नहीं समझा मैं आकाश, क्लोज का एक्नॉलेजमेंट करेगा मतलब क्या है? मतलब सर जब एंडिंग में आके जब उसको कनेक्शन क्लोज करना होगा ना, तब। एक्नॉलेजमेंट पैकेट का हमेशा से एक ही मोटिव है। आपने पैकेट भेजा, आपको कैसे पता पड़ेगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई पहुंच गया है ना? चाहे कहीं भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरा डाउट ये है कि बिल ने शीला को कहा फिन फ्लैग के जरिए कि भाई कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ। शीला ने कहा ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई। लेकिन शीला ने देखा कि अभी तो 99% डेटा ट्रांसफर हुआ है, 1% अभी भी बाकी है। तो शीला क्या करेगी ऐसे में? जैसे एवरीवन। वेरी गुड विनोद। अगर शीला ने अगर बिल ने फिन फ्लैग भेजा, शीला ने कहा ठीक है, आपका पैकेट मुझे मिल चुका है, फिर उसने देखा कि डेटा तो 99% ही ट्रांसफर हुआ है, तो इसके अगेंस्ट में वो क्या करेगी? डेफिनेटली फिन तो नहीं भेजेगी, पर कुछ तो करना पड़ेगा। वहां वो पुश फ्लैग का यूज लेगी, जिसका मतलब है कि रास्ते में जो भी डेटा है पहले आप वो शेयर करो, फिर कनेक्शन तोड़ा जाएगा। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ आपको टीसीपी का वर्किंग यानी कनेक्शन बनाना और कनेक्शन तोड़ना समझ आ चुका है? तो यहाँ पे इसके साथ जो यूडीपी है उसके बारे में भी हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये क्लियर रखना कि नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल टीसीपी है। टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए थ्री वे हैंडशेक का यूज लेता है, ये दो तीन बातें याद रखना। थ्री वे हैंडशेक मतलब पहले सिन फ्लैग जाएगा, फिर सिन एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट जाएगा,
तब डेटा शेयरिंग चालू होगा, यानी तब कनेक्शन बनेगा। ये टीसीपी की वर्किंग है। यूडीपी का फ्लो क्या है? यूडीपी का कहना है कि सर आप रिक्वेस्ट करोगे, कनेक्शन बनाना है, रिस्पांस मिल जाएगा, कनेक्शन बन चुका है, डेटा शेयरिंग चालू। यानी ये टीसीपी की तरह प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा, प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहा है कनेक्शन को। ऐसा करने की वजह से यूडीपी जो है वो टीसीपी के कंपैरिजन में फास्ट तो है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर रहा है ना, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ये इतना बेटर नहीं है टीसीपी के कंपैरिजन में। टीसीपी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा बेटर है। वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि सामने पोर्ट ओपन है, डेटा शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, कनेक्शन बनते हुए भी ध्यान रख रहा है, टूटते हुए भी ध्यान रख रहा है। तो इसके कनेक्शन ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छे हैं, डेटा ट्रांसफर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ होता है। यूडीपी में उतनी रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो फास्ट है। समझ आया? इसीलिए टीसीपी सबसे ज्यादा यूज होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कल हम पोच के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आप लोगों को कुछ पोच दिखाऊंगा, उस पर यूज होने वाली सर्विसेज दिखाऊंगा। जब आप वो देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एचटीटीपी कौन सी पोर्ट पे काम करता है एवरीवन? जिसको भी पता हो रिप्लाई दे देना, नहीं पता है तो इट्स ओके। पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। अब ये बात हमें पता है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पोर्ट को यूज लेता है। लेकिन ऐसे ही मैं आपको सारी पोर्ट्स ऑन पे चलने वाली सर्विसेज दिखाऊंगा, और एक खास चीज और दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा टीसीपी का यूज कैसा है। जस्ट अलाउ मी फ्यू मिनट्स। डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल है? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ पोर्ट्स के नंबर, ऑन पे यूज होने वाली सर्विसेज के नाम लिखे हैं। जैसे 20 को एफटीपी यूज लेता है, 21 को भी एफटीपी यूज लेता है, 22 को एसएसएच, 25 को एसएमटीपी मेलिंग का प्रोटोकॉल, 53 को डीएनएस, 80 को एचटीटीपी, है ना, 443 को एसएसएल, जिसकी वजह से आपका एचटीटीपी बन जाता है एचटीटीपीएस। किसकी वजह से बनता है? एसएसएल सर्टिफिकेट की वजह से बनता है। ये सारी पोर्ट्स, सारी सर्विसेज हमने देखी, लेकिन आप देखोगे चाहे कोई भी हो, इवन एचटीटीपी भी अपना डेटा शेयर करने से पहले कनेक्शन बनाएगा। और कौन से प्रोटोकॉल की मदद से बना रहे हैं सब लोग कनेक्शन? टीसीपी, है ना। सबके सब पहले टीसीपी की मदद से कनेक्शन बनाते हैं, फिर अपना डेटा शेयर करते हैं। इवन एचटीटीपी भी, जब आप वेबसाइट चलाते हो कोई भी, तो पहले टीसीपी कनेक्शन बनाता है, फिर वेबसाइट का डेटा शेयर चालू होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल टीसीपी है। केवल एक डीएनएस है जो कह रहा है कि मैं यूडीपी और टीसीपी दोनों का यूज ले रहा हूँ। टीसीपी तो यूज हो ही रहा है। तो इस वजह से इस प्रोटोकॉल के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे आगे चल के काफी काम आएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट। जस्ट अलाउ मी मिनट, हम इससे आगे एक टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो सर अब तक हमने हमारी 5 एंटिटीज के बारे में पढ़ा: आईएसपी, आईपी, मैक, पोर्ट और प्रोटोकॉल्स, है ना। हम ये देखना चाहते हैं कि ये पांचों साथ मिलके काम कैसे करते हैं। सबके अलग अलग आइडेंटिटीज तो हमने समझ ली, अलग अलग डेफिनेशंस तो देख ली। अब ये साथ मिलके काम कैसे करेंगे हमें वो देखना है। तो उसे समझने के लिए हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। इस प्रोसेस को सब लोग बहुत अच्छे से देखना, ये आपके नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्लियर करेगा। सारी चीजों को जोड़ रहे हैं तो अच्छा समझ आ जाएगा। हाँ, मैंने शायद बताया था पढ़ते पढ़ाते हुए आप लोगों को। ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, ये क्या है? टीसीपी आईपी भी नहीं बताया मैंने अभी, एक इंट्रोडक्शन नाम बता दिया केवल। लेकिन ओएसआई, टीसीपी आईपी और प्रोटोकॉल्स, इनके बारे में हम धीरे धीरे करके समझेंगे, आगे चल के समझेंगे जब वो समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, गुड। इवन IPv6 भी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट एंटिटी से। क्या थी हमारी सबसे पहली एंटिटी जिसके बारे में हमने पढ़ा था? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। कोई एक आईएसपी का एग्जांपल दे दो। सर जियो, ठीक है। तो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है जियो से। मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनेट में
कोई बिना आईपी एड्रेस के बात कर पाए? नहीं है। ये बात जियो को भी पता है कि आईपी तो चाहिए इंटरनेट में बात करने के लिए। अच्छा, हमने आईपी के रूल्स के बारे में भी पढ़ा है। इंटरनेट यानी वाइड एरिया नेटवर्क, करेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए कौन सा आईपी काम आता है एवरीवन? पब्लिक आईपी। अब देखो, आईएसपी इस बात से अवेयर है कि कई सारे लोग हैं, कई सारे कस्टमर्स जो हैं वो जियो के हैं, जो जियो की सिम, जियो के ब्रॉडबैंड खरीदते हैं, उसमें इंटरनेट का बैलेंस कराते हैं ताकि इंटरनेट चला सके, और बिना आईपी के वो इंटरनेट चला नहीं सकते। तो आईएसपी यानी जियो को हर यूजर को एक एक आईपी एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा। कौन सा आईपी? पब्लिक आईपी, क्योंकि वाइड नेटवर्क में बात करने के लिए वही चाहिए। तो इसने क्या करा, अपने पास एक रेंज, एक पूरी रेंज पब्लिक आईपी की जियो ने अपने पास रखी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10.10.10.10 से लेकर 20.20.20. ये एक पूरी रेंज पब्लिक आईपी की जियो ने अपने पास रखी कि भाई इसके कस्टमर ज्यादा है, जो जो इसकी सर्विसेज खरीदेंगे उसको ये एक एक पब्लिक आईपी देगा ताकि वो इंटरनेट पे बात कर सके, क्योंकि बिना आईपी के तो बात नहीं हो सकती। अब हमने क्या करा, हमने हमारे घर में जियो का ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया। जैसे हमने ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, तो जियो ने क्या करा, इस रेंज में से पहली आई कोई भी एक आईपी, नॉट पहली आईपी, कोई भी एक आईपी मुझे अलॉट कर दी। यानी मेरे ब्रॉडबैंड के पास खुद की एक आइडेंटिटी, एक पहचान आ चुकी है, जो कि इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है। जियो ने पब्लिक आईपी दी है तो पब्लिक आईपी होगा। क्या है वो पब्लिक आईपी? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वो पब्लिक आईपी है 10.10.10.10। हमारे ब्रॉडबैंड के पास खुद की एक पहचान, एक आइडेंटिटी आ चुकी है। किसने दिया? जियो ने दिया। इसके अलावा क्योंकि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसके पास खुद की एक पहचान, एक आइडेंटिटी और होगी। वो क्या हो सकती है? श्योर अशफाक, बस मुझे वो बताना कौन सा बात नहीं समझ आती, मतलब कौन से टॉपिक में डाउट आया, किस जगह से। हाँ, तो मैं बोल दूंगा। यस अशफाक। सर वो आपने जो जियो मतलब बोला ना पब्लिक आईपी से जियो काम करते हैं, उसके बाद जो आपने ये पूरा लाइन खींच के समझाया, उसके बीच में क्या बोला समझ नहीं आया, अटक गया था नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। हाँ, आई थिंक थोड़ा आपका नेटवर्क इशू है भी, मुझे भी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आईएसपी से नहीं समझ आया, ऐसा कह रहे हो? हाँ आईएसपी समझा कि जियो जियो है उसके बाद से थोड़ा, ये हाँ जियो के ठीक बाद से। ठीक है, ठीक है। तो हुआ ये कि जियो आईएसपी है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसको ये पता है कि जितने भी इसके कस्टमर्स है, जिसने भी इसकी सर्विसेज खरीदी है, परचेज करी है, जैसे इसकी सिम, इसका ब्रॉडबैंड, उनमें रिचार्ज कराया है, उन सबको जियो को एक एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए पब्लिक आईपी होना ही चाहिए। तो जियो ने अपने पास एक पूरी की पूरी रेंज पब्लिक आईपी की रखी, ताकि जो जो इसके कस्टमर है सबको एक एक पब्लिक आईपी दे सके। हम भी जियो के कस्टमर थे, हमने हमारे घर में जियो का ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया, तो जियो ने एक आईपी हमें दे दी। मान लो आईपी है 10.10.10.10, ये मेरी पब्लिक आईपी है। क्लियर हुआ अशफाक? दूसरी पहचान जो इस मशीन के पास खुद की होगी, जो दूसरी आइडेंटिटी इस मशीन के पास खुद की होगी, क्योंकि एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो आइडेंटिटी होगी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस के पास होता है, जो भी नेटवर्किंग में बातचीत करता है। तो इसके पास इसका एक मैक एड्रेस भी है। हमने कहा ठीक है। अब हम मान लेते हैं पूरा सेटअप हो गया, मेरे घर में ब्रॉडबैंड इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड इंस्टॉल हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद? सर, हमारे घर में जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स हैं, उन सबको हम कनेक्ट कर देंगे। यही करेंगे, सबको हमारे ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर देंगे। किसी को केबल के जरिए करेंगे, यानी इथरनेट के जरिए, किसी को वाईफाई के जरिए कर देंगे। बट किसी भी तरीके से करें, हम हमारे सारे डिवाइसेस को उस ब्रॉडबैंड से जोड़ देंगे ताकि इंटरनेट चला सके। इसीलिए तो ब्रॉडबैंड लगवाया था घर में। तो अब यहाँ पे यूजर ए भी जुड़ गया, यूजर बी भी जुड़ गया। तो अगर मैं देखूं तो ये ब्रॉडबैंड यूजर ए और यूजर बी तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं हम। अगर यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है,
या यूजर ए को ब्रॉडबैंड से बात करनी है, तो क्या इन्हें किसी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? जैसा एवरीवन, सर बिल्कुल पड़ेगी, वरना कैसे पता पड़ेगा ए कौन है, बी कौन है, किसने किसको मैसेज भेजा, किसको किसको कौन किसको रिप्लाई करेगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा। पहचान आइडेंटिटीज तो होनी चाहिए। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इनका जो नेटवर्क बन रहा है, यानी ब्रॉडबैंड यूजर ए यूजर बी का, इनका पर्सनल जो नेटवर्क बन रहा है, ये तो बहुत छोटा रेंज का नेटवर्क है। तो इस छोटी रेंज के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? सर इसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ब्रॉडबैंड से जितने भी सिस्टम्स जुड़े, उनके बीच में जो बातचीत होगी, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, आपस में भी तो बातचीत करेंगे, इनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो रेंज लैन कहलाएगी। लैन में बात करने के लिए कौन सा एड्रेस चाहिए होता है? लैन नेटवर्क में बात करने के लिए कौन से टाइप का आईपी एड्रेस चाहिए होता है? चलो और इजी कर देते हैं, प्राइवेट आईपी सर, है ना, प्राइवेट आईपी चाहिए। अब ये बात राउटर को पता है। क्या पता है? कि सर जितने भी सिस्टम्स राउटर से जुड़ेंगे, उन वो सब आपस में बात करना चाहेंगे, तो सबके पास एक एक प्राइवेट आईपी होना चाहिए। नहीं सूरज, उसको नहीं मिलेगा, है ना। तो सर यहाँ पे आ, हाँ, यहाँ पे जो हमारा लैन में बातचीत करने के लिए प्राइवेट आईपी चाहिए, ये बात राउटर को पता है कि उससे जितने भी यूजर जुड़ेंगे सबको एक एक प्राइवेट आईपी देनी पड़ेगी। तो राउटर ने क्या करा अब यहाँ पे, बताता हूँ। हम्म राउटर ने सर यहाँ पे क्या करा, राउटर ने अपने पास प्राइवेट आईपी की एक रेंज रखी। किसकी रेंज रखी? प्राइवेट आईपी की। क्योंकि उसको पता है इससे भी कुछ लोग जुड़ेंगे जिनको प्राइवेट आईपी होना चाहिए। ये रेंज मान लो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.0.255 के अंदर की है। ठीक है, ये इसकी रेंज है, इसके बीच की रेंज हमारा जो राउटर है ये यूज दे सकता है। तो राउटर क्या करता है कि इससे पहले कि मैं सबको एक एक आईपी दूं, क्यों ना सबसे पहले खुद को आईपी दे दूं एक। राउटर अपनी रेंज में से जो सबसे पहली आईपी होती है वो खुद को अलॉट कर देता है। इसका मतलब मेरे राउटर के पास खुद का एक प्राइवेट आईपी आ चुका है, जो उसकी रेंज का सबसे पहला आईपी होगा। और वो रेंज का पहला आईपी क्या है? वो पहला आईपी है 192.168.0.1। ये इसकी रेंज का पहला आईपी राउटर हमेशा खुद के लिए रख लेता है। क्योंकि अब राउटर के पास खुद का प्राइवेट आईपी आ चुका है, तो ये सारी मशीन्स को, यूजर ए को, यूजर बी को, यूजर सी को, जितने भी मशीन जुड़ेंगे, सबको एक एक आईपी बांटता रहेगा ताकि आपस में बात कर सके। क्या इतना प्रोसेस सभी को समझ आया? कर सकते हैं सूरज, वो एक अलग कंसेप्ट है एक्चुअली। मतलब वो टेली कम्युनिकेशन में अच्छा लगा। हम्म तो अब आपस में तीनों बातचीत कर सकते हैं, राउटर के पास खुद की तीन पहचान आ चुकी है। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, और भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन उनके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। इससे आगे का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन। नहीं, अशफाक, जो आईपी का तीसरा पॉइंटर था, जो जो तीसरा पॉइंटर था, जीरो नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना, जैसा कॉन्फ़िगर करोगे वैसा हो सकता है। यस आकाश। सर ये इसमें एक पब्लिक एक हमारा, सर ये एक पब्लिक एड्रेस होता है, एक प्राइवेट होता है। और सर उसमें आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्राइवेट ना तो पब्लिक से बात कर सकता है वो डायरेक्ट, ना पब्लिक प्राइवेट से कर सकता है। तो सर ऐसा राउटर में क्या होता है जो मतलब उन दोनों को कम्युनिकेट कराता है फिर वो? इसका आंसर आई थिंक कल ही मिल जाएगा, क्योंकि कल हम इन्हीं टॉपिक्स को बात करने वाले हैं कि राउटर ने सबको आईपी दे दी,
अब सब बात कर रहे हैं, है ना, इंटरनेट भी चलाना है, तो क्या कैसे हो रहा है, वो जो आपका सवाल है ना, वो कल इसका जी जी। आंसर मिल जाएगा। ओके। वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर अभी भी इस मन में डाउट ना रहे, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है, मान लो मेरी एक कुरियर कंपनी है, डीटीडीसी के नाम से मेरी एक कुरियर कंपनी है, लोग मेरे पास पैकेज लेके आते हैं, मैं उन्हें कुरियर करता हूँ, वो जहां बोलते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये मेरी एक बुक है, मुझे कुरियर करनी है किसी स्टेट में, है ना, मुझे जोधपुर से जयपुर एक बुक कुरियर करवानी है मान लेते हैं। तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बुक दे दी। जब आप मेरे पास आए, मुझ तक आए, तो अपने टू व्हीलर पे, अपने फोर व्हीलर पे, अपने पर्सनल व्हीकल पे आए, करेक्ट। लेकिन जब बुक मेरे पास पहुंच गई, तो क्या जरूरी है मैं उसे आप ही के पर्सनल व्हीकल से या सेम व्हीकल से भेजूं, कार से भेजूं या बाइक से भेजूं? जब डेटा मेरे हाथ में आ चुका है, तो आगे मैं से अपनी मर्जी से भेज सकता हूँ, अपने मोड ऑफ व्हीकल से भेज सकता हूँ, अपने किसी भी नाम से भेज सकता हूँ, किसी भी एड्रेस से भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ले ली, मान लो अभी तो जयपुर जोधपुर पास ही है, मैं कोई दूसरी जगह ले लेता हूँ, मैंने ले ली कोई कार्गो, मैंने ले ली कोई शिप। मैंने बोला मैं तो शिप से कुरियर करूंगा, भले ही मेरे पास बाइक के जरिए आया था पैकेज, पर आगे मेरी मर्जी है कैसे भी ले जाऊँ, मैं शिप के जरिए ले गया। वैसे ही राउटर भी करता है। राउटर कह रहा है आपने अपनी प्राइवेट आईपी से मुझे डेटा दे दिया, मेरे पास प्राइवेट आईपी थी, पैकेट मेरे पास पहुंच चुका है। अब इस पैकेट को आगे ले जाना है तो मैं अपनी मर्जी से ले जाऊंगा, मैं अपनी पब्लिक आईपी से ले जाऊंगा। गॉट इट? यस सनम। सर मतलब मतलब अगर होम में जो राउटर लगा हुआ है ना, मतलब उन लोगों का रेंज वन, मतलब लास्ट का जो डिजिट है, मतलब 2 to 5, मतलब एक राउटर से 2 to 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, होम राउटर से, मतलब घर का राउटर से। एग्जैक्टली exactly। देखा जाए तो उस एक से पूरे 2 to 5 भी कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना, उसके लिए भी कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो सबको मैनेज कर सके। अकेले के लिए इतना मैनेज करना अलग अलग रीजन से डिफिकल्ट हो जाता है, सर सर और एक डॉस अटैक चालू हो जाता है। सर एक और बात है, मतलब जो मतलब प्राइवेट आईपी का पहला जो, मतलब पहला प्राइवेट आईपी होता है ना, वो राउटर अपने पास खुद रख लेता है। लेकिन मेरे घर पे क्या हुआ, मतलब जो मेरा पहला आईपी है ना, वो मेरे विंडोज का है, और जो सेकंड का है वो मतलब राउटर का है। पहला वाला किसका है? मेरा विंडोज का है पहला, मतलब विंडोज का है। प्राइवेट। देखो बाय डिफॉल्ट तो राउटर हमेशा पहला खुद ही रखेगा, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के सेटिंग्स चेंज करी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद राउटर की सेटिंग्स में जाऊंगा, उसे कहूंगा कि नहीं आप वन ने इस ये आईपी आज से आपका है, तो फिर वही आईपी रहेगा। तो मैं सर आईपी मतलब पोर्ट उसका चेंज कर सकता हूँ, लेकिन डिफॉल्ट हमेशा वो वैसे ही बिहेव करेगा। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो गया, मतलब आईपी राउट, मतलब खाली लिनक्स में आईपी राउट मारने से, मतलब राउटर का आईपी होता है ना, शो करता है ना, तो मतलब वो सेकंड वाला दिखा रहा है, फर्स्ट मेरा विंडोज का है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक और बाई चांस है, सब कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपका राउटर कौन सी कंपनी का है? एयरटेल। एयरटेल है। शायद चांसेस हो कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन टीम आई होगी, जो राउटर को इंस्टॉल कर रही होगी, उनने ये कॉन्फ़िगरेशन बदल दी होगी, क्योंकि डिफॉल्ट एड्रेस राउटर का पता रहना भी एक नुकसान है। जब हम एज अ हैकर अटैक करने जाते हैं ना, तो हमें तो पता है राउटर का डिफॉल्ट एड्रेस .1 है, हम सीधा .1 पे जाते हैं, उसके लॉगिन पेज को देखते हैं, क्रेडेंशियल बाईपास करते हैं, या अलग अलग तरीके के अटैक उस पर करते हैं। तो हो सकता है उस वजह से उनने चेंज करा हो, लेकिन राउटर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तो यही कहेगी कि हमेशा पहला एड्रेस आप खुद को दोगे। ओके सर, थैंक यू सर। यस नीलेश। सर एक्नॉलेजमेंट का वो पुश में डिफरेंस समझ नहीं आता, वो नोटिफिकेशन भेजते हैं दोनों ऐसे कि पुश भी अनकम्प्लीट होगा तो भी पुश देगा, नोटिफिकेशन देगा, और एक्नॉलेजमेंट वो भी नोटिफिकेशन देगा। अच्छा, नॉर्मली जो हमें एक्नॉलेजमेंट्स मिलते, हाँ। नॉर्मली जो हमें नोटिफिकेशंस मिलते हैं, क्या वो एक्नॉलेजमेंट है या नहीं, ऐसा आप पूछ रहे हो? हाँ। यस सर। हमारी वो लैंग्वेज पुश। में तो हम उन्हें भी एक्नॉलेजमेंट ही कहते हैं, लेकिन ये वो टीसीपी की एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं है, है ना। वो हाँ। बैकएंड में काम करते हैं, वो आपको दिखते ही नहीं है। तो बैकएंड में से कैसे आप चलेगा पता कि वो एक्नॉलेजमेंट आया है ऐसे? एक्चुअली ये क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप अभी और मैं बात कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, मैं आपको मैसेज लिखूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा देखा कि हमारे बात करने से पहले टीसीपी कनेक्शन बना रहा है फिर बात हो रही है? मतलब अब तक अपन कर रहे थे बातचीत, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि बैकग्राउंड में टीसीपी ने पहले कनेक्शन बनाया फिर हम बातचीत कर रहे हैं। हमें कोई नोटिफिकेशन, कोई पॉपअप कुछ नहीं दिखता, वो अपना आप कनेक्शन बना देता है, बातचीत चालू कर देता है ना? वो वही काम कर रहा है, लेकिन
हमारी फील्ड ऐसी है कि अगर हम चाहें कि हम देखना चाहते हैं सर कि टीसीपी ने क्या पैकेट भेजा, क्या पैकेट आया, तो वो हम देख सकते हैं नेटवर्क स्निफिंग के जरिए। नेटवर्क स्निफिंग का मतलब है नेटवर्किंग में आते जाते डेटा पे नजर रखना। वायरशार्क नाम का सॉफ्टवेयर है, वो दिखा देगा कि हाँ भाई आपकी मशीन में एक्नॉलेजमेंट आया है, आपकी मशीन से एक्नॉलेजमेंट गया है, सब कुछ दिखा देगा। ठीक है सर, मतलब वो प्राइवेट में ओके, अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। सॉरी पुश में फिर भी से सर? बोलो। सर पुश में भी वैसे ही होता है, सेम? पोर्ट्स में पुश पुश में? कोई भी फ्लैग हो, मतलब टीसीपी की कोई बातचीत हमें नहीं दिखती। मतलब आज तक सोचा आपने कितनी अच्छा। कितनी बार कितने लोगों से बातचीत करी है, आपने टीसीपी वर्ड भी नहीं नहीं सर, सुना व्हाट, होगा कहीं पे, देखा भी नहीं होगा, यस सर। है ना? नहीं, जैसे तो हमें नहीं व्हाट्सएप पे दिखता मैसेज सर, भेजते नेचुरली हैं, होता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, सिंगल टिक, डबल टिक और ब्लू टिक, उस टाइप से। हाँ, वो एक्नॉलेजमेंट्स तो हमारे लिए बना है। किसने बनाया? व्हाट्सएप ने बनाया कि भाई आपका मैसेज जा रहा है, आपको पता पड़ना चाहिए। लेकिन मेरे मैसेज जाने से पहले टीसीपी ने सिन एक्नॉलेजमेंट भेज के कनेक्शन बनाया था, ये हमें दिखता नहीं था, बट होता है। ओके सर। ठीक। ठीक है। यस सैयद। सर आईएसपी मतलब जो आपने जियो का एग्जांपल लिया था, अगर हम दूसरा भी लेके चले एयरटेल और जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, उसका भी सेम फ्लो होगा ना? हमेशा सबके लिए सेम है। मतलब मैं तो एग्जांपल लिया, चाहे वो लोकल प्रोवाइडर हो, सिटी ब्रॉडबैंड का हो, टेंडा हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का ब्रॉडबैंड हो, राउटर हो, सेम चीजें फॉलो करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। यस अशफाक। अच्छा, एक और चीज कोशिश करना, आप सब लोग चेक कर लो कि नीचे ना रिएक्शन का एक हार्ट बना हुआ है, उस रिएक्शन पर क्लिक करोगे तो रेज हैंड लिखा हुआ आएगा। तो आप जब वो करोगे तो मुझे जल्दी पता पड़ जाएगा आप कुछ डाउट पूछना चाहते हो। फिलहाल शाम में आपको थोड़ी देर में अनम्यूट कर दूंगा ना, मतलब नेक्स्ट आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस अशफाक। सर मैं पूछ रहा हूँ कि प्राइवेट आईपी जो आपने बताया उसका जो पहला टर्म है, मतलब आईपी एड्रेस, मतलब सिंपल आईपी एड्रेस की तरह ही काम करता है ना? लाइक पहले पहला वाला टर्म कंट्री बताता है, उसके बाद स्टेट बताता है, क्योंकि आपने बताया कि वो लास्ट में जो डिजिट था वो कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड होता ये बताता है। प्राइवेट आईपी में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब आप सोचो, प्राइवेट आईपी मिलता ही उसे जो एक ब्रॉडबैंड से जुड़ा है। जब कोई मेरे ब्रॉडबैंड तक आ चुका है तो उसे कंट्री वंट्री तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राइवेट आईपी कैसे लेना देना नहीं है, वो पब्लिक आईपी के लिए काम आता है। अच्छा, तो लास्ट में जो डिजिट्स है वो आप बोल रहे थे कि कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड हो सकता है, तो ये बस उतना तक डिफाइन कर सकता है प्राइवेट आईपी? हाँ, मतलब 255 भी डिफाइन कर रहा है ये, और इसको कंट्री वंट्री से लेना देना नहीं है प्राइवेट आईपी को। छोटी सी रेंज है ना। हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं किसी भी एड्रेस का यूज लेने का रेंज क्या है। प्राइवेट आईपी तो कह रही है मैं तो 4 जनों के बीच में यूज आ रही हूँ, बहुत छोटी, 100 मीटर के अंदर अंदर, है ना? तो फिर उसे ओके। हम कंट्री वंट्री तो डिफाइन करेंगे ही नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जय श्याम। श्याम है ना, अनम्यूट के लिए अलाउ करें? हाँ। राउटर के 2 आईपी एड्रेस रहते हैं सर? राउटर के 2 आईपी एड्रेस? हाँ। मतलब आगे कंप्लीट करना क्या था? एक तो पब्लिक आईपी आपने बोला कि 1.01 हो गया, एक पूरा। प्राइवेट आईपी, हाँ, राउटर के पास दोनों आईपी एड्रेस है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। दूसरा कौन सा होगा फिर सर, अलग होगा? प्राइवेट प्राइवेट। वो अलग होगा सर? अलग पब्लिक आईपी से। हाँ। हाँ, देखो, राउटर को जो पब्लिक आईपी मिला वो तो आईएसपी ने दिया, कोई भी हो, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, तो पब्लिक आईपी बिल्कुल अलग दिखेगा। लेकिन जो प्राइवेट आईपी है वो तो राउटर अपनी रेंज का पहला लेके चलता है, तो वो 192.168.1.1 दिखेगा या 0.1 दिखेगा, इसके आसपास दिखेगा। पर जो भी होगा ये पब्लिक आईपी से बिल्कुल अलग दिखेगा। ठीक है सर। ओके। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको।